आज की कहानी हमें 66 वर्षीय सावित्री जी ने लिखकर भेजी है। वो ये कहानी दुनिया के सामने लाना चाहती हैं। क्यों लाना चाहती हैं? क्योंकि इस कहानी में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जिसकी वजह से उनकी एक सहेली बहुत जल्दी इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को डरा कर भी जाएगी और आप लोगों को कुछ सिखला कर भी जाएगी कि हमें जीवन में सफर कैसे तय करना चाहिए। सावित्री जी जो 66 साल की हैं, वो कहती हैं कि मैंने एक ऐसा दौर देखा या एक ऐसा समय देखा जिसे शायद मैं देखने के लिए सही नहीं थी, यानी देखने के लिए मैं इच्छुक नहीं थी या मेरी तमन्ना नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा समय देखना पड़ता है। आखिरकार सावित्री जी ऐसा क्या बताती हैं कि जो वो भावुक हो उठती हैं जब इन बातों को बताती हैं। कहती हैं कि जिंदगी में कुछ लम्हा या कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमारी बिना इच्छा के आते हैं और हमारी बिना इच्छा के ही इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जब वो जाते हैं तो हमसे हमारा एक खूबसूरत दोस्त या खूबसूरत सपना छीन कर ले जाते हैं। ये कहानी आपको भले ही फिल्मी जगत की सी लगे, लेकिन ये कहानी सत्यता पर रखी हुई है। और आज की जो कहानी हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, ये कहानी गांव से जुड़ी है। गांव का कुछ इतिहास आप लोगों के सामने रखेंगे। गांव में लोग कैसे जीते हैं ये भी आप लोगों के सामने रखेंगे। दोस्तों, करीबन 1996 की बात होती है। 1996 में खेतों में कुछ लोग काम कर रहे थे। आप थ्रेशर को जानते हो तो थ्रेशर पर कुछ लोग काम कर रहे थे। दो परिवार थे, दो परिवारों की महिलाएं थी, दो परिवारों के यानी पुरुष थे, यानी दो व्यक्ति, दो महिलाएं और इनके बच्चे थे। और इनके बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं। अब यहाँ पर इनमें से एक महिला का बच्चा अपने पिता को पीछे से रोकने की कोशिश करता है। वहां पर ये जो गेहूं की कटाई कर रहे थे, यानी गेहूं से नाज बना रहे थे और एक तरफ भूसा बन रहा था। अब यहाँ पर एक लड़का अपने पिता से कहता है कि पिताजी सामने देखिए क्या है। अब यहाँ पर ये सभी सामने देखने लगते हैं। उस बच्चे से कहा जाता है कि कुछ भी नहीं है, लेकिन वो पिताजी घबरा जाता है और अपने हाथ में एक बीड़ी को जला लेता है। फिर अपने साथ के साथी से कहता है कि देखो क्या तुम्हें वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है। तभी यहाँ पर दोस्तों जो थ्रेसर और या ट्रैक्टर जो लगा हुआ होता है, वो लोग वहां पर लाइट मारते हैं और इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जो कुछ इन्हें वहां पर नजर आता है। क्या आप इस कहानी को सुनने के लिए तैयार हैं? ये कहानी काफी डरावनी होती है। बहुत कुछ डरावना इसमें सामने आएगा। उस लड़के ने ऐसा क्या देखा था? पिता ने बेटे को तो चुप करा दिया था, लेकिन सामने क्या था? पेड़ पर या पेड़ के पास कौन खड़ा था या कोई ऐसी शक्ति थी जो इन्हें परेशान कर रही थी? ये वहां से तुरंत घर की तरफ लौट जाते हैं, लेकिन वो चीज इनमें से एक महिला का शायद उसकी जिंदगी खत्म होने तक भी पीछा नहीं छोड़ती है। तो चलिए दोस्तों, आपको इस कहानी की तरफ लेकर चलते हैं। कहानी काफी रोचक है और काफी आप लोगों को सीख देने वाली है। और कहानी के बारे में मैंने आपको बताया, 66 साल की यहाँ पर जो सावित्री जी हैं, उन्होंने हमें ये कहानी लिख कर भेजी है, बताई है और कहती हैं कि सभी को पता होना चाहिए और जिंदगी में कोई गलती ऐसी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, कहानी एक गांव से शुरू होती है। गांव में दो महिलाओं का बड़ा याराना होता है, यानी उन दोनों की दोस्ती होती है। पहले महिलाओं की दोस्ती होती है, फिर उनके पतियों की दोस्ती होती है। उनके बच्चे आपस में एक साथ खेलते हैं, एक साथ खेलना कूदना लगा रहता है और बहुत अच्छे से इनकी जिंदगी चल रही थी। अब आपको पता है, जब गेहूं का सीजन आता है, यानी गेहूं की कटाई होती है, फिर उसका भूसा बनाया जाता है, उनमें से नाज अलग किया जाता है। बहुत किसान का बहुत लंबा वक्त लगता है और किसान इन सब चीजों में बहुत मेहनत करता है। अब यहाँ पर ये जो दोनों सहेलियां थी, यहाँ पर एक का नाम सावित्री होता है और एक का नाम होता है यहाँ पर संतोष। संतोष जो होती है वो सावित्री से कहती है कि ऐसा है, पहले मैं तेरे खेतों का काम निबटवा दूं अपने पति और अपने बच्चों के साथ मिलकर, फिर तू मेरे खेतों का करा देना। अब यहाँ पर जो संतोष होती है, सावित्री के खेतों के काम को निबटवा देती है, यानी उसके खेतों का भूसे से लेकर अनाज से लेकर सब कुछ कर देती है।
अब संतोष के खेतों की बारी थी। आज संतोष के खेत पर मशीन लगी हुई थी, वहां पर नाज निकाला जा रहा था, एक तरफ भूसा बन रहा था। संतोष के 2 बच्चे होते हैं, दोनों ही लड़के थे। वो कभी तो काम कर लिया करते, कभी काम नहीं करते हैं, कभी वो अनाज गिरने लगते हैं दूसरे वाहन में, जो दूसरा ट्रैक्टर वहां पर खड़ा हुआ होता है। इसी तरह से सब कुछ काम चल रहा था और ये आज एक तैयारी में थे कि आज करीबन 2 से 3 जो कीले होते हैं या 2 से 3 जो जमीन होती है, कीला होते हैं दोस्तों, गांव में बोला जाता है। तो इन्हें जो खेत होते हैं इनको हमें उठाना है, यानी इनसे नाज निकालकर हमें मंडी में लेकर जाना है, यानी पूरी रात काम करना है। अब ये 2 खेतों का काम निपटा देते हैं और तीसरा खेत, और रात को 2:30 बज रहे थे। बच्चे आधी नींद में आने लगते हैं, क्योंकि बच्चे थे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इनके साथ एक और लड़का होता है। जब इनको आधी नींद आने लगती है, लेकिन मम्मी इनकी आंखें धुलवाती है और कहती है कि बेटा थोड़ा सा काम और रह गया है, इससे और कर लेते हैं, उसके बाद तुम सो जाना। अभी बच्चे फिर अपने अनाज पर लग पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ से छोटा वाला जो लड़का होता है, उसे बहुत दूर एक सफेद कपड़ों में कोई खड़ा हुआ और एक पेड़ से लगा हुआ दिखाई देता है। यानी छोटा सा जो सरसों का पेड़ होता है, कितना बड़ा होता है सरसों का पेड़, उससे लगा हुआ एक व्यक्ति नजर आता है। जब इसे वो व्यक्ति नजर आता है तो ये अपने पिता को कहता है कि पापा देखो, मुझे वहां पर कुछ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो संतोष होती है वो भी देखती है। वो कहती है कि बच्चे को डराना मत, ये डर जाएगा। और यहाँ पर बच्चे से कह देते हैं कि तुम्हें वैसे ही कुछ दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये व्यक्ति जो इस लड़के का पापा था, संतोष का पति था, उसकी तरफ देखने लगता है। जब उसकी तरफ देखता है तो ये दूसरे व्यक्ति को बुला कर लाता है कि भाई देखो, मेरी आंखों का भ्रम है या मेरे बच्चे की आंखों का भ्रम है, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? तो वो व्यक्ति कहता है कि हाँ भाई, दिखाई तो मुझे भी दे रहा है। यहाँ पर जो सावित्री का पति था वो भी यही कहता है। अब जो व्यक्ति ट्रैक्टर पर जो अपने ट्रैक्टर को लेकर आया था, थ्रेसर जिसके ट्रैक्टर पर चल रहा था, वो भी कहता है कि भाई दिखाई तो मुझे भी दे रहा है। अब ये सभी उस थ्रेसर को बंद कर देते हैं। थ्रेसर वो मशीन होती है जो नाज निकालती है, पहले चला करती थी। अब ये सभी उसको जब बंद कर देते हैं तो संतोष और सावित्री एक लाइन में खड़ी बच्चों को अपने पीछे करती हैं और उसकी तरफ देखने लगती हैं। ट्रैक्टर वाला जो होता है, बंद करने के बाद थोड़ा सा ट्रैक्टर को घुमाता है और वहां पर एक लाइट मारता है, यानी ट्रैक्टर की लाइट। आप यकीन नहीं मानोगे, वो व्यक्ति टस से मस नहीं होता है। सफेद उसने कपड़े पहने हुए थे, एक हट्टा खट्टा व्यक्ति। रात को 2:30 बज रहे थे और वो काफी लंबा लग रहा था, यानी मानो एक औसत इंसान की जो लंबाई होती है उससे वो करीबन 12 इंच या 13 इंच लंबा लग रहा होगा और बहुत तगड़ा लगता है। ये लोग डर जाते हैं। ट्रैक्टर वाला कहता है कि भाई अब तो सुबह काम करेंगे, अब हम काम नहीं करेंगे, और अब तो देखो भाई तुम्हारा काम सुबह ही देखा जाएगा, संतोष और सावित्री से कहा जाता है। अब यहाँ पर संतोष और सावित्री भी डर के कारण कहते हैं कि हाँ भाई सुबह ही काम कर लेंगे, यही अच्छा है। अब इनके पास एक बैल बुग्गी होती है। यहाँ पर संतोष और सावित्री के पति कहते हैं तुम एक काम करो, बच्चों को लेकर हमसे आगे जाओ, हम इस व्यक्ति को यहीं पर देखते हैं, तुम गांव की तरफ बढ़ो और हम यहीं पर इसका इंतजार करेंगे, यानी तुम हमसे सेफ्टी पूर्वक निकल जाओ। दोस्तों यहाँ पर ये अपना दिमाग तो लगा लेते हैं। ये दोनों महिलाएं बच्चों को बैल बुग्गी में बैठाती हैं, जो बैल बुग्गी होते हैं, और ये दोनों गांव की तरफ बढ़ने लगती हैं। अब ये व्यक्ति जब देखता है कि महिलाएं गांव की तरफ बढ़ रही हैं बच्चों के साथ, तो ये व्यक्ति खेतों की तरफ घूमने लगता है, यानी इनकी निगाह से हटने लगता है और इन महिलाओं का पीछा करने लगता है। अब ये लोग ट्रैक्टर पर बैठते हैं। ट्रैक्टर हालांकि तेज चलता है, लेकिन वो महिलाएं काफी दूर निकल जाती हैं। जब ये व्यक्ति चलना शुरू करता है, वो इसका इंतजार करते हैं। अब जैसे ही ये ट्रैक्टर पर चलते हैं तो वो व्यक्ति ऐसे भागता है कि उसका सफेद रंग ही नजर आता है, ये नजर नहीं आता कि व्यक्ति चल रहा है या भाग रहा है। ये बहुत कोशिश करते हैं उन महिलाओं को हाथ मतलब पास देखने की, मतलब उनके पास जल्दी जाने की, लेकिन ये पीछे रह जाते हैं ट्रैक्टर से। इनने जो दिमाग लगाया था वो दिमाग कहीं ना कहीं मात खा चुका था। अब ये व्यक्ति इन महिलाओं के पास पहुंचता है। इन महिलाओं को पूरी समस्या मालूम थी। महिलाओं ने बच्चों को बीच में लुकाया। यहाँ पर सावित्री जी बताती हैं कि मैं उसे देखकर बर्द को बहुत जोर से भगाती हूँ।
वो हमसे कहता है कि संतोष, सावित्री, क्या तुम मुझसे बात नहीं करोगी, क्या तुम मुझसे नहीं बोलोगी। और यहाँ पर सावित्री बताती हैं कि जो हमारे बच्चे हैं वो कहते हैं कि आप इनसे बोल क्यों नहीं रही हैं। तो यहाँ पर महिलाएं कहती हैं कि चुपचाप बैठे रहो, जैसे भी हो बस आज घर हाथ आ जाए। और ये भगवान का नाम जपने लगती हैं। जब ये भगवान का नाम जपती हैं, हनुमान का नाम जपती हैं, तो उस व्यक्ति की रफ्तार कम हो जाती है। वरना उसने बुग्गी के, जो बैल बुग्गी होती है, बुग्गी पर हाथ रख लिया था और इन महिलाओं से बात पर बात किए जा रहा था। उधर कुछ लोग पैदल भागते हैं, कुछ ट्रैक्टर से महिलाओं की तरफ भागते हैं कि ये हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। इसके बाद दोस्तों वो भागते हैं, लेकिन ये व्यक्ति गांव तक इन महिलाओं का पीछा करता है। पीछे पीछे ट्रैक्टर, कुछ लोग पैदल। जब लोगों को देखता है तो ये एक वार्निंग देकर जाता है कि आज तो बच गए हो, आइंदा अगर ऐसा कुछ किया, इतनी रात को किसी को परेशान किया तो छोड़ूंगा नहीं। अब ये कौन था ये आज तक भी मालूम नहीं होता है। सावित्री जी कहती हैं कि आज तक मुझे मालूम नहीं है ये कौन है। और यहाँ पर ये घर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो संतोष होती है, संतोष को, इस व्यक्ति के संतोष के दिमाग पर लगा लो या संतोष के ऊपर प्रभाव लगा लो, संतोष को ये व्यक्ति अब घर में भी नजर आने लगा था। यानी इसको घर में भी परेशानी होने लगती है। कई जगह ये अपना इलाज कराती है, लेकिन उस इलाज से भी कोई फायदा नहीं होता है। ये उस गांव को छोड़कर आकर शहर में रहने लगती है, लेकिन ये चीज इसका शहर में भी पीछा नहीं छोड़ती है। ये अपने बच्चों को शहर में अपने साथ रखती है। पति से अक्सर रोने लगती है, कहती है कि मुझे वही व्यक्ति नजर आता है और मुझे बहुत डर लगता है जब वो व्यक्ति मेरे सामने होता है, मैं बहुत तकलीफ में होती हूँ। जब ये सब कुछ बातें होती हैं तो दोस्तों यहाँ पर जो संतोष का पति होता है वो दिलासा देता है, कई बार अपनी पत्नी का इलाज कराने की कोशिश करता है। धीरे धीरे वक्त निकल रहा था और ये व्यक्ति संतोष के ही साथ रहता है। जब ये व्यक्ति संतोष के ही साथ रहता है तो संतोष बहुत ज्यादा बीमार होने लगी थी और इतना ज्यादा वो बीमार हो जाती है कि उसके शरीर को एक बड़ी बीमारी घेर लेती है। यहाँ पर सावित्री बताती हैं, जिनकी उम्र 66 साल है, वो कहती हैं कि संतोष इतना ज्यादा बीमार रहने लगी थी कि वो अपने आप से ही जंग लड़ रही थी। उसके शरीर में कई बीमारियां जन्म ले लेती है। हालांकि उनके बेटों की शादी हो जाती है, बेटियों की शादी हो जाती है, तब तक भी उस महिला को सपने में या वैसे उसको वो व्यक्ति दिखाई देता। जब तक वो कहीं से इलाज कराया करती, जब तक वो व्यक्ति दिखाई नहीं देता है, लेकिन उसके बाद वो कहता है कि मैं तो यहीं पर रहूंगा। दोस्तों धीरे धीरे वक्त निकलता है। संतोष को बीमारियों ने घेर लिया था और संतोष 42 साल की उम्र में ही इस दुनिया से चली जाती हैं। अब ये नहीं पता कि वो उस बीमारी की वजह से गई थी, हालांकि उनको बहुत बड़ी बीमारी होती है, उस बीमारी के कारण इस दुनिया से जाती हैं। लेकिन सावित्री कहती हैं कि हो ना हो, जो उस दिन हमारे साथ हादसा हुआ था, सावित्री उस हादसे को मुझसे बहुत साझा किया करती थी और कहती थी कि मुझे कहीं चैन नहीं मिलता है, मुझे ये चीजें सताती हैं और मुझे तकलीफ होती है और मैं देख लेना ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी। शायद उसका शरीर बहुत अच्छा था, हट्टा खट्टा शरीर में, लगता नहीं था कि कोई बीमारी हो जाएगी। और वो सावित्री से छोटी थी, उम्र में काफी छोटी होती है। और सावित्री कहती है कि मैं आज भी बैठी हुई हूँ, लेकिन वो 40 और 41 साल की उम्र में ही इस दुनिया से इस रोग के प्रति चली जाती है। दोस्तों हमने यहाँ पर किसी ढोंग ढपासे या किसी ऐसी चीज को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन एक एनर्जी के बारे में आप लोगों को बताया, जो एनर्जी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जो उसका पीछा घर तक भी नहीं छोड़ती है। क्या पता उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जब हमें बताया तो वो बताते बताते खुद भी भावुक हो जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाती हैं। कहती हैं कि मैंने भी कई बार कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं होता है। मैंने उसका कई बार इलाज कराने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाई जो मुझे करना था। मेरा एक अच्छी दोस्त, मेरी प्यारी दोस्त इस दुनिया से चली जाती है और मैं उसके बिना अपने आप को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। हालांकि आज वो भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन जो सावित्री है वो हमेशा उसे याद कर कर अपनी आंखों में आंसू भर लाती है और सोचती है कि शायद मेरे हाथों में कुछ था तो मैं कुछ सही कर सकती थी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या कोई ऐसी चीज किसी के साथ ऐसा कर सकती है, या वो उससे इतना ज्यादा डर जाती है कि शायद जितनी भी जिंदगी उसके बाद की उसने जी थी
उस जिंदगी में शायद वो उसे भूल ही नहीं पाती है, या सच में ही एक ऐसी एनर्जी उसे परेशान कर रही थी जिसके कारण वो इस दुनिया से चली जाती है। दोस्तों, सवाल कई बनते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि ऐसी चीजें होती भी हैं, लेकिन ये चीजें उसी को सताती हैं जिसका शायद कहीं ना कहीं पर कर्म बिगड़ा हो, यानी उसका कर्म कहीं पर खराब हुआ हो। मैं बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि हम श्री हरि के अंश हैं, हमें कोई बेवजह परेशान नहीं कर सकता। आप सोचने वाली, अब मैंने ये बात क्यों आप लोगों के सामने रखी? उस बैल बुग्गी में 2 महिलाएं थी, फिर संतोष ही क्यों? फिर संतोष के ही साथ ऐसा क्यों? और संतोष को ही वो शक्ति बार बार क्यों दिखाई देती थी? हमारे कर्मों के प्रति हमें वही दंड मिलता है जो विधाता हमारे लिए चुनते हैं। पता है आपको, प्रेत योनि के जरिए भी हमें दंड दिया जाता है। ये भी गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है। क्या आपने कभी पढ़ा है? दोस्तों, ये सारी चीजें तभी आपको परेशान कर सकती हैं, तब आपके साथ या आपकी किस्मत या आपके भाग्य में कोई ऐसा दोष है कि जो आपको दंड के रूप में दिया जाता है। दंड किस रूप में मिलते हैं? शरीर में बीमारी होना, कष्ट होना, ऊपरी शक्ति का सताना और ऐसी वैसी चीजें जिंदगी में घटते रहना, बच्चों का दूरी, बच्चे पैदा ना होना, एक महिला जवानी में विधवा हो जाए, ये सारी चीजें सभी अपराध के प्रति हमें मिलती हैं। वरना बहुत सारे लोग हैं जो अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं। और हाँ, एक और चीज बनती है, जब हमारे साथ कुछ घटित होता है तो हम कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ किया ही नहीं है, हमारे साथ क्यों हो रहा है। लेकिन जब भगवान हमें एक आईना दिखाते हैं ना, तो शायद हमारे पाप हमारे सामने आ जाते हैं और हम मौन हो जाते हैं। वो कहानी, वो घटना मैंने आपको बताई थी, जो व्यक्ति करंट से 11,000 वोल्ट के करंट से मरता है, वो जब चिल्लाते हुए यही कहता है कि प्रभु मेरा क्या दोष है, मेरी क्या खता मुझसे हुई है, क्या हुई नहीं है। तो यहाँ पर यमराज के 2 यमदूत आकर जब उसे टीवी दिखाते हैं और दिखाते हैं कि उसने एक सांप को चूल्हे के अंदर रख दिया था, जो ऐसे भटक रहा था जैसे मानो कोई मक्का भुन रही हो या चने भुन रहे हो, क्योंकि उस चूल्हे में आग होती है। और वो लड़का नादानी में उस सांप को चूल्हे के अंदर रखकर उसके ऊपर टोकरी रख देता है। तो कर्म का फल तो आपको भोगना पड़ेगा। वो किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, किसी भी रूप में। आपके साथ कोई हादसा हो सकता है, कोई दुर्घटना हो सकती है, कोई भी आपके साथ कुछ भी हो सकता है। कर्म हमारे सामने जरूर आता है। अच्छा, एक और बात आपको बता दूं, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं ना, तो वो 1000 गुना होकर आपको मिलते हैं। तो एक बार अच्छा कर कर देखिए, वो बहुत अच्छे से मिलेंगे। हालांकि हम जब जिंदगी में रहते हैं तो हमसे रोज की कोई ना कोई पाप बन ही जाता है। जमीन पर लाखों कीड़े मकोड़े, चींटियां, बहुत सारी चीजें होती हैं। मेरे कमेंट बॉक्स में कई सवाल आते हैं, कहते हैं कि दीदी अब घर की साफ सफाई ना करें तो फिर घर अच्छा नहीं लगता है। मैंने पहले भी एक जवाब दिया है कि जो झाड़ू बनाई है ना, जो चीजें पहले से बनाई गई हैं, झाड़ू उस चेटियों को दूर करने के लिए बनाए जाते हैं। तुरंत झाड़ू लगाइए और उसके बाद तुरंत पोछा लगाइए, तो उसमें जो जीवों की है मृत्यु कम होती है और आपको पाप कम लगता है। वरना आपको पाप लगता है, चाहे आप मकड़ियों को मारें या आप चूहों को मारें या आप मच्छरों को मारें या आप चींटियों को मारें। और दोस्तों, हमसे भी हो जाते हैं, क्योंकि हम भी घर के काम करते हैं। तो ये तो हमें देखें, तभी तो पूजा पाठ बताई है, तभी तो बताया है कि मंदिर जाना है, तभी तो बताया है कि नाम जप करो, जो हमसे हो रहा है उसमें से कम तो हो, वरना हम कहां पर जाएंगे। हर चीज का हिसाब देना है तो ध्यान से काम कीजिए। कोमल से झाड़ू मारिए और उसके तुरंत बाद पोछा मारिए, तो किसी जीव की हत्या नहीं होती है और आपको ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। ये सारी चीजों पर थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, आपकी जिंदगी बहुत बेहतर हो जाएगी। और मैं मानती हूँ कि कुछ लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। आज ही 2 कमेंट आए हैं जिन्होंने कहा है कि दीदी हम कैसे करें, घर में तो बहुत सारे जीव होते हैं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं, वो चिपक सी नहीं होती है, उसे घर में लाकर रख देते हैं, और जिन पर चूहे चिपक जाते हैं, छिपकली चिपक जाती हैं और मच्छर भी चिपक जाते हैं, उनसे क्या बीतती होगी। तुम तैयार हो जाओ इन्हीं सभी चीजों के लिए जो तुम उनके साथ कर रहे हो, जहां पर तुम्हारा अधिकार है। पता है, हम घर में सोचते हैं कि हम अपने घर में अकेले रहते हैं, लेकिन तुम्हें क्या पता हमारे साथ कितने जीव जंतु रह रहे हैं। हवा से लेकर, पेड़ों से लेकर, जमीन से लेकर, इतने हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देता। दही जो
जमाते हैं हम उसमें भी जीव होते हैं, लेकिन ये चीजें हमारे लिए प्रभु ने कहते हैं ना कि हाँ भाई इन्हें तुम करोगे तो तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। कोई जानवर हमसे गलती से हुआ है तो उसका भी हमें पाप नहीं लगता, लेकिन आप जानबूझकर किसी को उंगली करोगे तो उसका पाप आपको जरूर लगेगा। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी जो सावित्री जी 66 वर्ष की ने हमें बताई हैं? वो कहती हैं कि मैं अपने दोस्त को बहुत याद करती हूँ। तो आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हो? सत्यता पर रखी हुई एक घटना है, इसके बारे में आपकी जो भी राय है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। आज मैं लेट हो चुकी हूँ दोपहर, इसी वजह से आप लोगों के नाम लिए थे। कल दोपहर को आपके नाम लिए जाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।